सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। तैयार हैं आप सब? स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे प्रासरण क्या है, इसके बाद हम लोग सीखे हुए थे विसरण क्या है, लेकिन इससे भी पहले हम लोग एक बात किए थे अर्धपरागम्य झिल्ली के बारे में। उसको इंग्लिश में बोल रहे थे क्या हम लोग? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बताए थे इसके बारे में? वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक का कण पास करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धपरागम्य झिल्ली। इससे जो है विलय का कण पास नहीं करता है, याद है? चलिए, इसके बाद हम लोग बात किए थे प्रासरण के बारे में ना। प्रासरण में क्या बताए थे? अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर, ये क्या था? एसपीएम अर्धपरागम्य झिल्ली। अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक का स्वतः प्रवाह, अपने आप प्रवाह ना। यहाँ ज्यादा पानी है, यहाँ कम पानी है, तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ अपने प्रवाह हो जाता है ना जी। इसी क्रिया को हम लोग क्या बताए थे? प्रासरण, ये ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे किशमिश को पानी में डुबा दें तो कुछ देर के बाद क्या होता है? फूल जाता है। या चना को पानी में डुबा दें तो कुछ देर के बाद क्या होता है? फूल जाता है। इसका कारण क्या बताए थे? प्रासरण, ये ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उल्टा प्रासरण क्या है। एकदम इत्मीनान से सीखेगा बाबू, ठीक है? इसके बाद हम लोग ये भी प्रमाणित करने सीखेंगे यह किस प्रकार से एक असंख्य गुण धर्म है, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रासरण दाब क्या है? एक बात बताओ, मान लो कि एक कंटेनर लिए, ठीक है, और इस तरफ रखे शुद्ध विलायक। कल भी तो बताए थे, यानी ये तनु विलयन होगा, इसमें विलायक की मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा। और इधर रखे क्या? विलयन। विलयन में क्या होगा बाबू? विलय और विलायक, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सांद्र विलयन। इसमें विलायक क्या होगा? कम होगा, ये ना। ये तो समझ में आ रहा है। चलिए अब बताओ, जल का प्रवाह जो होगा किधर से किधर होगा? शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ ना, अपने आप प्रवाह होगा। इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे? प्रासरण, ये ना। एक बात बताओ, प्रासरण की क्रिया को हम लोग रोकेंगे कैसे? इधर से जब इधर जल जा रहा था, इसको रोकेंगे कैसे? जब हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर इधर लगा देंगे तो ये क्या होगा? इधर से इधर मूव करना बंद कर देगा ना। जब हम लोग इधर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा? जल का प्रवाह इधर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये जो आपने एक्स्ट्रा दाब लगाया, उसी दाब को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रासरण दाब। समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखिए तो हम क्या लिखे हैं, किसी विलायक अणु को, ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं बाबू? एसपीएम, ये वाला, द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो, विलयन से क्या है? अलग है, ठीक है? तो प्रासरण की क्रिया को इधर से इधर जो जा रहा था उसको रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर, ये ना। प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को प्रासरण दाब कहा जाता है। क्लियर है? और इसको जो सूचित किया जाता है पाई से। किससे? तो पाई से, ठीक है? और ये तो एक तरह का दाब है। दाब का मात्रक जो यूज करते थे हम लोग एटीएम, तो वही यहाँ भी मात्रक होगा, ठीक है? और पाई बराबर जो होता है CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT। जहां जो है पाई तो प्रासरण दाब है और C क्या है? मोलरता। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। इसके बाद R जो है बाबू, ये इसका वैल्यू होता है 0.0821 ATM लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है? और T तो टेम्परेचर है। हम लोग इस फार्मूले को सिद्ध भी करने सीखेंगे, घबराना नहीं, ठीक है? वेट कीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग उल्टा प्रासरण के बारे में सीखते हैं। देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा? प्रासरण के बारे में, और इसके बाद क्या पढ़े? प्रासरण दाब के बारे में। उसमें क्या पढ़े? प्रासरण में अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? प्रासरण ना। यानी शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ विलायक का प्रवाह जो होगा वह कहलाता है प्रासरण। ये तो समझ में आ गया। और अगर इस प्रक्रिया को रोकना है, कौन प्रक्रिया रे बाबू? प्रासरण की प्रक्रिया ना।
प्रासरण को रोकना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दाब लगाते हैं, किधर, विलयन की तरफ, ये ना। तो क्या होता है, ये प्रक्रिया रुक जाती है, यानी प्रासरण की क्रिया रुक जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब, ये नहीं बताए। लेकिन एक बात बताओ, जब प्रासरण की क्रिया को रोकेंगे तो ना तो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ विलायक जाएगा, न ही विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ आएगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताना, अगर आपको विलायक यानी पानी को इधर भेजना पड़े, यानी विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ, तो क्या कीजिएगा, प्रासरण दाब कब होता है, जब रोकना हो, यह ना, जब रोकना हो, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। लेकिन आप ही बताओ, जब इधर से इधर लाना पड़े तो आपको दाब जो है प्रासरण दाब से भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ पानी आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, उल्टा प्रासरण। देखिए ना, लिखे हैं किसी विलयन पर, विलयन के प्रासरण दाब से अधिक, जितना प्रासरण दाब होगा उससे अधिक दाब, ये ना, विलयन के प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर सांद्र विलयन से तनु विलयन, सांद्र विलयन से तनु विलयन, या विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ, विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ प्रासरण होने की क्रिया को, ठीक है, क्या बोला जाता है, उल्टा प्रासरण। क्लियर हुआ बाबू। और इस प्रक्रिया का प्रयोग समुद्री जल के विलवनीकरण में किया जाता है। विलवनीकरण का मतलब क्या हुआ, लवण को हटाने के लिए, यानी पानी को पीने योग्य बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिए, तब हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग प्रमाणित करने के लिए सीखेंगे कि प्रासरण दाब किस प्रकार से एक असंख्य गुण धर्म है। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखेगा बाबू, एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए, इसी क्वेश्चन को कभी कदार चेंज भी करके पूछ लेता है, कहता है क्या प्रासरण दाब क्या है, इसके बाद उसी में जोड़ेगा, कहेगा क्या, इसे प्रमाणित करें कि यह एक असंख्य गुण धर्म है। या इस तरह से भी पूछ लेता है कि प्रमाणित करें कि पाई भी बराबर क्या होता है, NRT होता है। एकदम ध्यान से सीखेगा बाबू। देखिए, इसको प्रमाणित करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अनुसार से अलग अलग नियम दिए। इसमें जो पहला वैज्ञानिक था उसने जो नियम दिया उसको बोला गया क्या, बॉयल बॉन्टॉप नियम, बॉयल बॉन्टॉप नियम। और दूसरा जो दिया गया उसको बोला गया क्या, चार्ल्स बॉन्टॉप नियम। जो पहला नियम है, देखिए क्या कह रहा है क्या, स्थिर ताप पर, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, स्थिर ताप पर तनु विलयन का प्रासरण दाब विलय के मोलर सांद्रण के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, प्रासरण दाब को किससे सूचित करते हैं, तो पाई से ना। पाई जो है समानुपाती होता है मोलर सांद्रण, मोलरता, ये ना, इसको यहां जो सूचित किया जाता है किसे, तो C से। लेकिन हम लोग सीखे थे किससे, तो कैपिटल M से, याद है ना। लेकिन कब रे बाबू, जब स्थिर ताप रहेगा तब, स्थिर ताप पर, यह ना। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नियम देखिए तो कह रहा है क्या, स्थिर सांद्रता, स्थिर सांद्रता पर तनु विलयन का प्रासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रासरण दाब जो है वह ताप के समानुपाती होता है, लेकिन कब, जब स्थिर सांद्रता रहेगा तब। स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता मतलब यहां C वाला बात करेंगे, ठीक है, मोलरता वाला। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे बताना। तो लेफ्ट साइड में पाई पा है और राइट साइड में क्या है, C और T है। पाई पा है तो 2 में से कोई एक बात लिख लो, पाई समानुपाती क्या होगा, C और T, C और T ना। और जब समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा रे बाबू, कोई कांस्टेंट आएगा, इधर लिखें, यानी पाई समानुपाती जो है CT आया तो हम लोग लिखेंगे पाई बराबर K CT ना। K क्या है बाबू, समानुपाती स्थिरांक। यहां जो है K के बदले R लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू, R। क्या लिखा जाता है, R। इसको बोलते हैं हम लोग मोलर गैस नियतांक। ठीक है, इसी को सीधा कर लिया जाए तो क्या होगा, पाई बराबर
CRT, पाई बराबर क्या हो गया CRT। यही पहले हम लोग फॉर्मूला लिखे थे और प्रूफ भी अभी करने सीख गए ना। एक बात बताओ, चूंकि C जो है ये मोलर संरण है, मोलर मतलब क्या हुआ मोलरता, और मोलरता बराबर क्या होता है विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में होता है क्या। अब देखो तो C के बदले जब हम लोग ये लिखे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं पाई बराबर N/V और यहाँ क्या RT, ठीक है। अब पाई और भी दोनों को गुना कर सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे पाई भी बराबर क्या लिख सकते हैं NRT। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये भी प्रमाणित हो गया। एक बात बताओ तो थोड़ा सा, इस समीकरण में पाई जो है क्या है प्रासरण दाब, और भी क्या है आयतन है, एन क्या है बाबू विलय का मोल है, आर तो मोलर गैस नियतांक है, और T4 क्या है टेम्परेचर यानी केल्विन में यूज करना है, ठीक है। अब बताना इस समीकरण में एन जो है आया हुआ है, इसका अर्थ ये भी है कि पाई जो है मोल पर निर्भर कर रहा है। किसके मोल पर विलय के मोल पर, विलय के मोल पर। तो हम लोग बोल सकते हैं यह एक क्या है असंख्य गुण धर्म है। तो हम इसी जगह लिख देते हैं, इस जगह लिखेंगे क्या परासरण दाब विलय के मोल पर निर्भर कर रहा है, अतः यह एक क्या है बाबू असंख्य गुण धर्म है। समझ में आया। पहले हम लोग ये दोनों लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे और इसके नीचे क्या लिख देंगे ये वाला। समझ में आ गया आप लोगों को। थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अब हम लोग को प्रासरण दाब से संबंधित 3 तरह का विलयन पढ़ना है, ठीक है। पहला जो हम लोग को पढ़ना है वह है समप्रासरणी विलयन, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है हाइपरटोनिक विलयन, इंग्लिश में भी बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा जो है हम लोग को बात करना है हाइपोटोनिक विलयन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके अच्छे सीखते हैं। देखिए तो मान लिया जाए 2 विलयन है, मान लिया जाए एक ए का है और दूसरा जो विलयन है बी का है। किसका है तो बी का है, और इसका जो प्रासरण दाब है पाई1 है और इसका प्रासरण दाब पाई2 है। मान लिए टेम्परेचर दोनों का स्थिर रख दिए, मतलब कांस्टेंट रख दिए, ठीक है। अब देखिए सम मतलब क्या होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है बाबू बराबर ना। क्या बराबर तो प्रासरण दाब बराबर। यदि किसी 2 विलयन का प्रासरण दाब बराबर हो तो उसको बोलते हैं क्या प्रासरण समप्रासरणी विलयन, ठीक है। लेकिन कब तो ताप स्थिर होगा तब, ठीक है। और यदि मान लिया जाए ए वाले का प्रासरण दाब बी वाले से ज्यादा है यानी पाई2 से ज्यादा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और बी को बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसके रिस्पेक्ट में तो ए के रिस्पेक्ट में। फिर से समझिए, जिसका प्रासरण दाब ज्यादा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। वही बात लिखे, थोड़ा देखिए लिखे क्या पहले में, स्थिर ताप पर यदि किसी 2 विलयन का प्रासरण दाब समान हो तो वह विलयन आपस में समप्रासरणी विलयन कहलाता है, ठीक है। यहां लिखे हैं पाई1 बराबर क्या पाई2, जहां पाई1 और पाई2 क्या है किसी 2 विलयन का प्रासरण दाब, लेकिन कब रहे बाबू जब ताप स्थिर रहेगा तब, ठीक है। और आगे बात कर रहे हैं क्या हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब क्या बताए ज्यादा ना। वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब किसी दूसरे विलयन से अधिक हो, इससे क्या है अधिक है, तो जो अधिक होगा क्या होगा वो हाइपरटोनिक विलयन, ठीक है। और इसी तरह क्या लिखे हैं हाइपोटोनिक, इसमें क्या हो जाएगा दूसरे विलयन से कम हो तो वह क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक। लिखे हैं वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब किसी दूसरे विलयन से कम हो तो वह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आ गया बाबू। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग
प्रासरण दाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद रखना होगा। क्या क्या? तो पहला अभी आपको क्या बताए, पाई बराबर क्या होता है बाबू, CRT ना। C क्या होता है, मोलरता, और R क्या है, R का वैल्यू 0.0821 ATM लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, ये नहीं बताए। और T क्या है, टेम्परेचर किस में, तो केल्विन में। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद समप्रासरणी विलयन के लिए पाई1 बराबर क्या होता है, पाई2 ना। कब, जब ताप स्थिर रहेगा तब। अगला बात कर रहे हैं क्या, M जो होता है मोलरता, M क्या होता है, मोलरता। मोलरता बराबर क्या, विलय का मोल बटा लीटर में विलयन का आयतन। तो यहाँ C के बदले हम लोग मोलरता वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और बताए थे आपको मोलरता बराबर 1000 x बटा सूत्र भार इंटू भी। ये फॉर्मूला कब हम लोग यूज करते हैं, जब विलय की मात्रा ग्राम में हो और विलयन का आयतन ml या cc में हो, ये नहीं बताए थे। और 10x बटा सूत्र भार, ये वाला फॉर्मूला कब यूज किए थे, जब परसेंटेज W बटा V के रूप में था, याद आया। और R का तो वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग पहला सवाल बनाते हैं। कह रहा है क्या, 1 बिलियन का प्रासरण दाब ज्ञात करें, यानी पाई निकालना है आपको। ठीक है, जिसमें कि 400 केल्विन पर ताप कितना दे रखा है, 400 केल्विन पर 34.2 ग्राम सुक्रोज प्रति लीटर में उपस्थित है, प्रति लीटर में उपस्थित है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, तो प्रासरण दाब। एक बात बताओ, टेम्परेचर जो दिया हुआ है 400 केल्विन, ये ना, मात्रा कितना दे रखा है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितना, उसको x ना मानते हैं, क्या होगा 34.2 ग्राम। ठीक है, और विलयन का आयतन कितना, प्रति 1 लीटर। प्रति लीटर का मतलब क्या हुआ, प्रति 1 लीटर, 1 लीटर हो गया। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना रे बाबू, 1 लीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 क्या, ml लिख सकते हैं। अब बताओ प्रासरण दाब ज्ञात करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। क्या लिखेंगे, पाई बराबर क्या होता है, CRT ना, या हम लोग लिखेंगे पाई बराबर C का वैल्यू मोलरता वाला, कौन सा फॉर्मूला, तो 1000 x बटा सूत्र भार इंटू भी, ये लिखेंगे। लिखेंगे 1000 x बटे क्या, सूत्र भार या अनुभार भी लिख सकते हैं, इंटू भी, और ये R इंटू क्या हो जाएगा, T। आ रहा है समझ में। अब देखिए 1000 तो पहले से रहेगा, विलय की मात्रा कितना है, x का वैल्यू 34.2 ग्राम बटा सूत्र भार किसका, सुक्रोज का, सुक्रोज है ना, सुक्रोज क्या है, विलय है, सुक्रोज मतलब चीनी, ये नहीं बताए थे। चीनी का सूत्र भार कितना होता है, 342 ग्राम। ठीक है, और आयतन कितना रे बाबू, 1000 ml। ठीक है, और आप R का वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 0.0821, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना, तो 400 केल्विन। अब सबको गुना कीजिए, जो आएगा वो किस में आएगा, तो ATM में आएगा, किस में, तो ATM में, वायुमंडलीय दाब में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी बताइए आप लोग। क्या दिया हुआ था, टेम्परेचर दिया हुआ था, और विलय की मात्रा दिया हुआ था, और सुक्रोज प्रति लीटर में उपस्थित है। प्रति लीटर का मतलब क्या हुआ, विलयन का आयतन कितना, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml। और यहाँ C के लिए हम लोग क्या बात किए, मोलरता। C और मोलरता दोनों क्या यहाँ सेम है। ठीक है, आगे बात करें, इसको हटाएं फॉर्मूला को। देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है, तब बनेगा न्यूमेरिकल, अन्यथा नहीं बनेगा। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 298 केल्विन पर 1 बिलियन का 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें 3.02 ग्राम अज्ञात विलय उपस्थित है। विलय का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ बोल रहा है क्या, अज्ञात विलय है, तथा इसका प्रासरण दाब 2.55 ATM है, तो उस विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताओ, मोलर द्रव्यमान बोले तो सूत्रभार या अनुभार, ये तो पिछले लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाए थे, तो वहां भी देखे थे ना। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है बताओ तो, ताप दे रखा है, यानी T बराबर 298 केल्विन, और आयतन कितना दे रखा है 100 cm क्यूब,
इसी को हम लोग बोलते हैं 100 ml, ठीक है। cm³ को ही बोलते हैं क्या, 1 ml। आगे है बाबू क्या है, विलय की मात्रा। विलय की मात्रा कितना है, उसको क्या मानते हैं हम लोग, x ना। ये हो गया 3.02 ग्राम, ये ना। और प्रासरण दाब भी दे रखा है ये वाला, कितना तो 2.55 atm। अब यही फॉर्मूला रख दो, क्या लिखेंगे, पाई बराबर 1000 x बटे क्या, सूत्रभार या अनुभार या मोलर द्रव्यमान जो लिखना है लिख दो यहाँ। और ये भी हो जाएगा इंटू आर का वैल्यू इंटू क्या, टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आर बराबर ये पाई बराबर 1000 x का वैल्यू कितना रखेंगे, कौन सा, ये वाला ना, 3.02। सूत्रभार कितना रखेंगे बाबू, ये तो पूछ ही रहा है सूत्रभार। और भी का वैल्यू कितना तो 1100। चलिए, और आर का मान 0.0821 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 298 केल्विन, ये ना। एक बात और, पाई का भी वैल्यू दे रखा है ना जी, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 2.55। अब सूत्रभार को इधर लाते हैं, लिखेंगे सूत्रभार बराबर कितना हो जाएगा, 1000 गुना 3.02 बटे क्या हो जाएगा 2.55 इंटू 100। और आप ये गुना भाग करेंगे, ठीक है। ये जो आएगा वो किस में आएगा तो ग्राम में। सूत्रभार को ही बोलते हैं क्या रे बाबू, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान यहाँ मात्रा ग्राम या ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, फार्मूला याद है तो काम हो जाएगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करेंगे। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है बाबू, कमेंट कीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, एक दो और हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% यूरिया विलयन का प्रासरण दाब याद करें। देखिए तो क्या क्या दे रखा है बाबू, टेम्परेचर दे रखा है कितना तो 25 डिग्री सी। 25 डिग्री सी यानी इसको अगर हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो कितना जोड़ना पड़ता है 273। तो 273 प्लस 25 5 3 8 यानी 298 हो जाएगा ना जी। ये किस में हो जाएगा तो केल्विन में, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखा क्या है 6% यूरिया विलयन है, यूरिया विलयन है। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6% यूरिया विलयन का क्या अर्थ होगा थोड़ा समझिएगा। यहाँ नहीं तो ऐसा लिखा हुआ है 6% W/W भी नहीं लिखा हुआ है, या 6% W/V भी नहीं लिखा हुआ है, या परसेंटेज V/V भी नहीं लिखा हुआ है। देखिए अगर कुछ नहीं लिखा रहे इस तरह का टर्म, ठीक है, या इस तरह का टर्म नहीं लिखा रहे, अगर मोलरता निकालना पड़े तो आप परसेंटेज W/V मान लीजिए, ठीक है। और यदि मोललता मानना पड़े, मोललता निकालना पड़े तो वहाँ W/W मान लीजिए, ध्यान रहेगा। अगर मोलरता निकालना पड़े तो परसेंटेज W क्या मान लेंगे V, और मोललता निकालना पड़े तो क्या मान लेंगे परसेंटेज W/W, ठीक है। तो बताओ यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम लोग परसेंटेज W/V। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रासरण दाब में पढ़ते हैं क्या मोलरता का यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ परसेंटेज W/V, ठीक है। अब आप ही बताओ 6% W/V अगर होता तो क्या हम लोग बोलते 6 ग्राम क्या है यूरिया कितना ml में, W/V बोल रहे हैं तो कितना ml में तो 100 ml में। विलयन का अर्थ क्या होगा बताइएगा थोड़ा सा। विलय की मात्रा यानी यूरिया की मात्रा, विलय की मात्रा क्या मानते थे x, ये हो गया 6% या 6 ग्राम ना, 6 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना हो जाएगा बताओ 100 ml हो जाएगा। इससे मोल बदल लेंगे, इसको किस में बदल लेंगे
लीटर में ना, तो आप इससे मोलरता निकाल सकते हैं। नहीं तो एक आपको डायरेक्ट फार्मूला दिए हुए थे, क्या देखो तो पाई बराबर क्या होता है CRT, ये ना सी के बदले क्या लिखेंगे हम लोग मोलरता वाला। अगर परसेंटेज W/V के रूप में था तो हम लोग यूज करते थे क्या 10x क्या सूत्र भार, याद आया। ये किसके लिए था फार्मूला, तो मोलरता के लिए। तो यही मोलरता के बदले ये रख दो तुम, क्या लिखेंगे पाई बराबर 10x क्या सूत्रभार इंटू क्या हो जाएगा RT R इंटू T। बस कैलकुलेट करो आंसर आ जाए। पाई का वैल्यू कैसे निकालें, 10 तो पहले से ही रहेगा और x का वैल्यू क्या परसेंट 6 और सूत्रभार यूरिया का होता है 60 ग्राम और ये हो गया कितना R का वैल्यू 0.0821 इंटू कितना T का वैल्यू 298 केल्विन, यही ना। अब गुना भाग कर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, तो ATM में। आया समझ में। यहाँ क्या किए देखिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, ना तो परसेंटेज W/W लिखा था और न ही परसेंटेज W/V, लेकिन हम लोग को प्रासरण दाब में क्या देखना होता है, मोलरता। अभी आपको क्या बताए, अगर कुछ नहीं लिखा रहे और यदि मोलरता निकालना पड़े तो परसेंटेज W/V के रूप में मानिए, अन्यथा अगर मोलरता निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे परसेंटेज W/W मानिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला देखते हैं, देखो तो क्या सवाल है, कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका मतलब टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री C, इसको केल्विन में बदल लो, 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रासरण दाब भी दिया हुआ है, पाई बराबर कितना है 2.46 ATM है। ठीक है, और देखो सांद्रता पूछ रहा है, यानी मोलरता पूछ रहा है ना जी, तो बड़ा आसान है, क्या लिखेंगे, चूंकि पाई बराबर क्या होता है CRT, यही ना सांद्रता है, तो क्या लिखेंगे पाई का वैल्यू 2.46 बराबर C तो पूछ ही रहा है, इसका वैल्यू 0.0821 और यहाँ T का वैल्यू कितना रखेंगे 300 केल्विन। ठीक है, अब C का वैल्यू पूछ रहा है तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में 2.46 बट्टा कितना रहे बाबू 0.0821 इंटू कितना 300 जो आएगा, ये तो मोलरता है, मोलरता का मतलब क्या हो गया मोल प्रति लीटर में आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत सुंदर, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। ठीक, अभी और 1-2 लेक्चर बाकी है। ठीक है, पहले आप लोग इतना कंट्रोल कीजिए, अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक।